कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की बोली एवं भाषा है। और आजकल एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न बहुत बनने लगे हैं। हर एग्जाम में, राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा अस्तित्व में कैसे आई। हमारे भारत में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं थी। हड़प्पा सभ्यता हो गई, कालीबंगा सभ्यता हो गई। ये सब सभ्यताओं की लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो उससे पहले हमारी कोई भाषा अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद आर्य आए और आर्यों की भाषा को आर्य भाषा कहा जाने लगा। उस समय वेद लिखे जाने लगे तो उसे वैदिक भाषा कहा जाने लगा। अब वैदिक भाषाओं भी दो भागों में बट गई, जैसे कि हर पाली और संस्कृत। जैसे कि हम भी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में बोलने वाली भाषा अलग होती है और उसी भाषा को हम किताबों में कुछ और तरह से लिखते हैं। इसी तरह से वैदिक भाषा साहित्यों में तो संस्कृत के तौर पर लिखी जाती थी और जो क्षेत्रों में बोली जाती थी उसे पाली भाषा कहते थे। पाली भाषा आगे जाके कालांतर में क्षेत्रों के हिसाब से ये और भी टूटी। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण सोरसेन, इसमें हमारा राजस्थान, गुजरात और यूपी, इन तीनों के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसे सोरसेनी प्राकृत कहते थे। उसके बाद में आपके बिहार की तरफ बिहार में मगध के क्षेत्र में मागधी प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और महाराष्ट्र, हमारे राजस्थान के नीचे आप जैसे जाएंगे वहां पर आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपकी महाराष्ट्री प्राकृत भाषा बोली जाने लगी। उसके बाद में जब समय आगे बढ़ा और राजस्थान और गुजरात की जो मुख्य भाषा थी उसे बोला जाता था गुर्जरी अपभ्रंश। ये सोरसेनी से ही निकली हुई एक अपभ्रंश भाषा है जिसे गुर्जरी अपभ्रंश कहते हैं। जब राजस्थान और गुजरात अलग हो गया और उसी से आपकी गुर्जरी अपभ्रंश से ही निकली राजस्थानी और गुजराती भाषा। और राजस्थानी आगे जाके साहित्य में दो टुकड़ों में और बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं डिंगल और पिंगल। ठीक है, तो ये कुछ हमारी राजस्थानी भाषा अस्तित्व में कैसे है उसका है। मुख्य तौर पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा का अस्तित्व या फिर राजस्थानी भाषा कहां से है, तो सोरसेन प्राकृत की गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ है। क्या आपको नोट लिख लीजिएगा इसको एक लाइन में। सोरसेनी प्राकृत की गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का निर्माण हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा में यही पूछा जाएगा कि आपको राजस्थानी भाषा का निर्माण किससे हुआ है। या तो आपको गुर्जरी अपभ्रंश देखने को मिलेगा या फिर सोरसेन अपभ्रंश देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपका ये डायग्राम है, इसे आपको अच्छे से बना लेना है और मुख्य बात आपको यही लिखनी है। तो चलिए इसको बना लीजिए। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वो है आपके डिंगल और पिंगल। ये भाषा नहीं, ये साहित्यिक रूप है, यानी कि स्टाइल है लिखने की। ठीक है, डिंगल और पिंगल दो हैं। महत्वपूर्ण है इन दोनों में अंतर। सबसे पहला जो डिंगल है वह पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मुख्य तौर पर आपके मारवाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में। और जो आपके पिंगल है वो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज मिश्रित यह भाषा होती है क्योंकि इधर हमारे ब्रज नजदीक पड़ता है। सेकंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये चारणों द्वारा प्रयुक्त की जाती है और यह भाटों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तीसरा इसमें मुख्य अंतर है कि यह गीत के रूप में है, इसे गीतों के रूप में होती है, और यह छंद और पदों के रूप में होती है। कौन सी? पिंगल। ठीक है, डिंगल की बात जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में है, तो इस पश्चिमी क्षेत्र में जो कोई भी साहित्य लिखा गएगा तो वह भी आपके डिंगल में लिखा गएगा, यानी पश्चिमी साहित्य हमेशा डिंगल भाषा में आपको देखने को मिलेगा और पूर्वी साहित्य जो आपके पिंगल में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ढोला मारूरा धुला, ये डिंगल का उदाहरण है। अचल दास री खींची वचनी का हो गई, जैत सिरो छंद हो गया, ये कुछ हैं जो कि डिंगल के उदाहरण हैं। पिंगल के कुछ उदाहरण जैसे कि आपके पृथ्वीराज रासो हो गया और आपके विजयपाल रासो है, हम्मीर रासो है
और वंश भास्कर है। सिंपल अगर आपको कहीं पे तुक्का भी लगाना हो तो अगर रासो पूछ ली जाए तो याद रखना ज्यादातर वो पिंगल में है, ठीक है। और खींचरी वचनिका हो गई, जैत सिरो छंद हो गया, ये कुछ मुख्य उदाहरण है आपके डिंगल के। एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि जो आपके डिंगल है वह आपके वीर रस प्रधान होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें श्रृंगार नहीं देखने को मिलता, श्रृंगार भी इसमें देखने को मिलता है। और पिंगल है जो श्रृंगार रस प्रधान होती है परंतु वीर रस भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो आपकी पिंगल है वह श्रृंगार प्रमुख है और आपकी जो डिंगल है वो वीर रस प्रधान होती है। ये इनमें कुछ मुख्य अंतर है, इन्हें आपको अवश्य याद रखने हैं। महत्वपूर्ण मैं अंतर आपको बता दिया, सिंपल सी बात है कि ये इतना ध्यान रखना है कि डिंगल पश्चिमी क्षेत्र का महत्वपूर्ण है और आपकी जो पिंगल है वो पूर्वी क्षेत्र। यह गीतों के रूप में होती है, पिंगल छंद व पदों के रूप में होती है। चारणों द्वारा प्रयुक्त डिंगल, भाटों द्वारा प्रयुक्त पिंगल। कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिए हैं। वीर रस प्रधान किसमें है अधिक? डिंगल में, और श्रृंगार पिंगल में। तो ये इसके कुछ अंतर थे, ये आपको अवश्य याद रखने, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला। सबसे पहले हम बात करते हैं 788 ईस्वी में जालोर के एक शासक थे। जालोर के शासक का नाम था वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार के ही दरबार में मान लो या फिर जालोर में ही मान लो, एक राइटर था, उसका नाम था अधोतन सूरी। अधोतन सूरी की एक बुक है, इसकी एक बुक देखने को मिलती है हमें, कुवलय माला। इसने अपनी बुक में 18 भाषाओं का उल्लेख किया और उन 18 में से 18 भाषाओं का उल्लेख किया। इन 18 भाषाओं में हमारी राजस्थान की जो मारवाड़ क्षेत्र था उसको इसने नाम दिया मरु भाषा। मरु भाषा। तो क्या है इंपोर्टेंट बात कि 788 ईस्वी में जालोर के शासक वत्सराज के दरबार में मान लो या फिर जालोर में एक कवि थे, राइटर थे अधोतन सूरी। उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है कुवलय माला। उसमें इसने 18 भाषा का उल्लेख किया और उसमें 18 भाषाओं में हमारी जो राजस्थानी थी मारवाड़ की क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भाषा उसको मरु भाषा नाम दिया और मरु भाषा में इसकी बुक में नाम देखने को उल्लेख मिलता है। ये इंपोर्टेंट बात हो गई फर्स्ट, इसे आप नोट करिए। फिर आगे देखते हैं। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 1912 में एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। इसने एक बुक लिखी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और इस बुक में इसने सबसे पहले हमारे राजस्थान को राजस्थान नाम से संबोधित किया। राजस्थान, इन राजस्थान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख इसकी बुक से देखने को मिलता है, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही है इसकी। अब देखिए कि कुछ विद्वान थे और उनके अनुसार अलग अलग मत थे कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है। सर्वप्रथम है जॉर्ज गिरियसन जिनके बारे में भी हमने देखा ही है, और एक है पुरुषोत्तम लाल। इनके अनुसार ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का निर्माण नागर शैली से, नागर अपभ्रंश से हुआ है। कौन सी से? नागर अपभ्रंश से हुआ है। वही मोतीलाल मेनारिया और जो के.एस. मुंशी हैं वो कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। और तीसरे ए.पी. टेस्टोरी और महावीर शर्मा ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्गम सौर सैनी से हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ विद्वान थे, इनके तीनों के अलग अलग मत है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका ए.पी. टेस्टोरी और महावीर शर्मा का, जिनके अनुसार सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोतीलाल मोनारिया और के.एस. मुंशी, जिनके अनुसार गुर्जरी अपभ्रंश से हमारे राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। तीनों याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में तीनों में से किसी से भी पूछ सकता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा को कालक्रम के अनुसार किस किस समय किस किस नाम से राजस्थानी भाषा को जाना जाता था। तो सबसे पहले 11वीं से
आपके 13वीं सदी तक हमारी राजस्थानी भाषा को गुर्जरी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक प्राचीन राजस्थानी भाषा, प्राचीन राजस्थानी भाषा, और उसके बाद में आपके 16वीं से प्राचीन राजस्थानी भाषा में जैसे कि आपके जैन साहित्य इस समय सर्वाधिक लिखे गए थे। जैन साहित्य जैसे कि उस समय जालौर में अधोतन सूरी द्वारा जो भी साहित्य लिखे गए वो सब जैन साहित्य थे, और इस कालक्रम के दौरान जैन साहित्य अधिक लिखे गए। उसके बाद 16वीं से 18वीं सदी तक मध्यकालीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी, और 18वीं से अब तक आधुनिक राजस्थानी जिसे हम जानते ही हैं, आधुनिक राजस्थानी। तो ये कुछ कालक्रम के अनुसार राजस्थानी भाषा का था, ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं से 13वीं में गुर्जरी अपभ्रंश से, और 13वीं से 16वीं के बीच में प्राचीन राजस्थान जिसमें जैन साहित्य सर्वाधिक लिखे गए। उसके बाद में 16वीं से 18वीं मध्यकालीन, और 18वीं से अब जो हमारी है आधुनिक राजस्थानी। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको नोट करके रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है। ये प्रश्न परीक्षा में आ भी चुका है, और वो है आपकी मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ जाए तो मारवाड़ी है, लेकिन सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा, लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा वो आपकी ढूंढाड़ी है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना। सर्वाधिक क्षेत्र में पूछी जाए तो मारवाड़ी, और सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयुक्त पूछी जाए तो ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ हमें कौन सा उपलब्ध होता है, तो वह है आपका भारतेश्वर बाहुबली। भारतेश्वर बाहुबली घोर, जो कि ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में ब्रजसेन सूरी द्वारा भारतेश्वर बाहुबली घोर लिखा गया है, और यह हमारी राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। अगली बात है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल, तो आपके 1650 से 1850 राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। 1650 से 1850। ट्रेन की आवाज आ रही है पर उसे इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं, पास में स्टेशन है इसलिए। 2011 के अनुसार राजस्थान में कितनी बोलियां हैं, तो वो है 71 बोलियां। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 71 बोलियां इस समय बोली जाती हैं, 71 प्रकार की। विश्व में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? विश्व में हमारी राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां है, और भारत में अगर पूछे कि भारत में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान हमारे भारत में है। एक राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थानी भाषा, उसकी लिपि क्या है, ठीक है, वो भी पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक एक महत्वपूर्ण बात और नोट कर लीजिए, राजस्थानी भाषा की लिपि वो है आपकी मुड़िया। ये इसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? मुड़िया। अब हम राजस्थानी की भाषा देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है मैप की सहायता से, और उनकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं। अब हम मैप की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले आपकी मारवाड़ी भाषा, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बोली जाती है, और इसकी उपबोलियों को अब एक एक करके हम मैप में समझेंगे किस क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहले उपबोलियों में आती है आपकी मेवाड़ी। ध्यान रखना है, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। अब मेवाड़ी देखिए आपके उदयपुर, आपके चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, इन 4 मेवाड़ क्षेत्र हो गया ये आपका। यहां पर आपकी बोली जाती है मेवाड़ी, ठीक है।
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। मुख्य तौर पर ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया और यहाँ पर आपकी मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। मैप बनाना है आपको, और मैप में इस तरह से, जैसे कि आपका उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, इन्हें आप किसी भी तरह से संकेत या तो आप हाईलाइटर या फिर अलग रंग से इन चारों को रंग करके और उसी रंग से फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए मेवाड़ी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी थली। थली 3 क्षेत्रों में बोली जाती है। एक आपके गंगानगर, एक चूरू, इधर का मैप मैंने अभी नहीं बनाया है, और एक आपके बीकानेर। ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में आपकी थली भाषा बोली जाती है। ठीक है। इन तीनों को अंडरलाइन हाईलाइट करके तीनों क्षेत्रों में इस तरह से एक एरो बना लीजिए और लिख लीजिए थली भाषा यहां पर बोली जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इनको आप मैप में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी बागड़ी। देखिए, बागड़ी भाषा आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन क्षेत्र में आपकी बोली जाती है बागड़ी बोली। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में आपकी बागड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। महत्वपूर्ण है बागड़ी बोली भी। नेक्स्ट है आपकी शेखावाटी। शेखावाटी सिंपल है। अपने शेखावाटी क्षेत्र में यहां पर आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर, यहां पर आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बीकानेरी। बीकानेरी में बोली जाएगी, सिंपल सा। एक आपकी टटकी। ठीक है। ये बोली आपकी बोली जाती है जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर, इन क्षेत्र में आपकी है बोली बोली जाती है ठटकी। ठीक है। एक आपकी ठट्टी, ये आपके मुख्य तौर पर बोली जाती है बालोतरा, बाड़मेर की तरफ। यहां आपके बालोतरा, ठीक है, यहां पर आपकी ठट्टी बोली जाती है। एक है आपकी खैराड़ी। खैराड़ी जो बोली है मुख्य तौर पर ये आपके भीलवाड़ा में बोली जाती है। खैराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है। नागौरी, नागौर में बोली जाएगी, सिंपल है। एक आपकी गोडवाड़ी, ये आपके जालोर, पाली और सिरोही, इन क्षेत्रों में आपकी गोडवाड़ी बोली जाती है। आपके जालोर, पाली और सिरोही। ठीक है। इन्हें आप अच्छे से आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ पर रफली समझा रहा हूँ, मैप बनाकर आपको अच्छे से, जैसे अब मैंने 3 बताई है तो इन तीनों को अलग रंग से हाईलाइट कीजिए पूरा राजस्थान का मैप बनाकर, और वहां पर आपको गोंडवाड़ी भाषा लिखनी है। एक आपकी देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी मुख्य तौर पर आपके सिरोही में बोली जाती है। देवड़ा वाटी। ठीक है। तो ये थी मारवाड़ की उपबोलियां जो किस किस क्षेत्र में किस तरह बोली जाती है, ये आपको नोट कर लेना है। इसको आपको अच्छे से मैप के अंदर मारवाड़ी भाषा को दर्शा लेना है। और ये सभी मारवाड़ की उपबोलियां हैं, इन सबको आपको याद रखना है। मेवाड़ी भी मारवाड़ की उपबोली है, शेखावाटी भी मारवाड़ की उपबोली है। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि भाई मेवाड़ अलग है, इसलिए आप सोचते हो मेवाड़ नहीं, मेवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, बागड़ी भी मारवाड़ की उपबोली है, और आपके जो शेखावाटी वो भी मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी आपके जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, ये मुख्य तौर पर ये क्षेत्र आपका मारवाड़ी बोली बोली जाती है और मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट भाषा को देखेंगे। नेक्स्ट हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी ढूंढाड़ी, जिसे हम झाड़शाही बोली भी कहते हैं। यह मुख्य तौर पर जयपुर की भाषा है। कहाँ की? जयपुर की। झाड़शाही या फिर जिसे आप ढूंढाड़ी भी कहते हैं, इसे जयपुर को ढूंढाड़ इलाका भी कहते हैं इसलिए। अब इसकी कौन कौन सी उपबोलियां हैं वो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। एक है अजमेरी, जो कि अजमेर में बोली जाती है, वो मुझे अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर लेंगे, लेकिन याद रखना है कि अजमेरी ढूंढाड़ी की यानी जयपुर की उपबोली है। उसके बाद में आती है आपकी नागर चोल। नागर चोल आपके टोंक और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है नागर
चोल, ठीक है। उसके बाद में आपकी तोरावाटी, तोरावाटी आपके जैसे सीकर, झुंझुनू, तो यहाँ पे आपका झुंझुनू में, अब तो झुंझुनू के भी मुख्य जो तौर पर आपके नीम के थाना में बोली जाती है, नीम का थाना में आपके बोली जाती है तोरावाटी, ठीक है। तोरावाटी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण आपकी काठेड़ी, काठेड़ी जैसे कि आपका जयपुर है, तो जयपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहां पर आपकी काठेड़ी बोली जाती है, जयपुर में ही बोली जाती है काठेड़ी, ठीक है, जयपुर में ही। उसके बाद में चौरासी, चौरासी आपके जयपुर और टोंक इस इलाके में बोली जाती है, दोनों को मिक्स में ये आपकी चौरासी बोली जाती है। किशनगढ़ी अजमेर के पास ही किशनगढ़, किशनगढ़ में किशनगढ़ी बोली जाती है। राजावाटी, राजावाटी मुख्य तौर पर जयपुर में ही बोली जाती है, राजावाटी, ठीक है। तो ये कुछ आपकी ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अजमेरी अजमेर में, नागरचोल आपको टोंक और सवाई माधोपुर में, काठेड़ी आपकी जयपुर में ही बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी एरिया में, चौरासी आपकी जयपुर और टोंक में यानी कि इसके मुख्य इलाके में, और किशनगढ़ी किशनगढ़ में, और राजावाटी आपके जयपुर में ही बोली जाती है। तो ये आपकी, और नीम के थाना में आपकी तोरावाटी बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी ढूंढाड़ी भाषा हो जाती है, इसको आप नोट करिए। इन सबको मैंने यहाँ पर इस तरह दिखाया, लेकिन आपको अच्छे से नोट करना है, मैप के अंदर मैप बना के अच्छे से, फिर क्या मैप से क्या आप जितनी बार दिखोगे वो आपको आसानी से याद हो जाएगी बजाय लिखने के। ऐसे काम करिए, ढूंढाड़ी लिख के उसके बोले लिख दीजिए, और साथ ही में यहाँ पर इस तरह से इनको अंकित कर दीजिए मैप के अंदर। चलिए इसे नोट करिए। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण भाषा आती है आपकी मेवाती भाषा। अब मेवाती भाषा कौन कौन सी उपबोली, जैसे अहिरवाटी है, राठी है, कठेरी है, भिगोता है, ब्राह्मणी और बयाना है, ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती हैं। संपूर्ण इलाकों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। अब मेवात क्षेत्र जैसे कि आपका अलवर है, और अलवर है, भरतपुर है, डींग हो गया आपका, और एक धौलपुर, इस क्षेत्र को बोला जाता है आपका मेवात क्षेत्र, और मेवात में बोली जाती है मेवाती भाषा, जिसकी उपबोली आपको याद रखनी है अहिरवाटी, राठी, कठेरी, भिगोता, ब्राह्मणी और बयाना। ये मुख्य तौर पर इस इलाके में जगह जगह आपको देखने को मिलती है ये भाषा, तो इसे आप नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण भाषा आपकी देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मालवी भाषा। ये आपके मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। हमारे राजस्थान में ये कहां कहां बोली जाती है, तो जैसे कि आपके झालावाड़ और प्रतापगढ़, ये दो क्षेत्र में आपको मालवी भाषा देखने को मिलती है। मालवी भाषा के ऊपर मारवाड़ी प्लस मराठी, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मराठा क्षेत्र अपने पास ही है इसलिए, और मारवाड़ है। उसके बाद में इसकी उपबोलियों की बात करें तो है आपकी निमाड़ी, रागड़ी, सोडवाटी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी। निमाड़ी भाषा को दक्षिणी राजस्थान की भाषा भी बोली जाती है। ये आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है और झालावाड़ में भी बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान की भाषा निमाड़ी। महत्वपूर्ण है रागड़ी। रागड़ी भाषा के ऊपर हमें मारवाड़ी और मालवी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। यह मालवा क्षेत्रों के राजपूतों के द्वारा बोली जाती है और थोड़ी कर्कश बोली है आपकी रागड़ी, जिस पर मारवाड़ी और मालवी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगली है सोडवाडी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी। ये इसकी उपबोलियां हैं, इनमें मुख्य बातें नहीं हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। दो मुख्य बातें थी निमाड़ी और रागड़ी की, जो मैंने आपको बता दी। एक मालवी भाषा, याद रखिएगा, मारवाड़ी और मराठी, इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, इसको नोट करिए। फिर हम आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रह गई हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके गोडवाड़ी जो कि मारवाड़ी की उपबोली है, इसकी भी कुछ उपबोलियां हैं। जैसे कि आपकी सिरोही क्षेत्र में सिरोही है, बावली है और खड़ी है और महाहड़ी है। ये इसकी कुछ उपबोलियां हैं, ये भी आपको नोट करनी है और ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बात जैसे कि आपकी बागड़ी थी, ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली है,
और इस पर प्रभाव गुजराती और मालवी भाषा का देखने को मिलता है बागड़ी के ऊपर। प्रश्न बनता है इनसे, ध्यान रखिएगा। ढूंढाड़ी के ऊपर आपके गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है आपके ढूंढाड़ी, क्योंकि जयपुर है, जयपुर अपने ब्रज नजदीक पड़ता है, ब्रज का पड़ता है। मारवाड़ भी है तो मारवाड़ का प्रभाव पड़ता है, और गुजराती का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक भाषा और है जो कि आपकी हाड़ौती भाषा, ये इस पर आपका मेवाड़ी और गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाड़ी और गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। यह सबसे कठिन है, सबसे कठोर बोल दो या फिर कठिन बोल दो, कठोर भाषा है आपकी हाड़ौती। ब्रजसेन सूरी द्वारा जो वंश भास्कर लिखा गया है वो इसी भाषा में लिखा गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वंश भास्कर इसी भाषा में आपको देखने को मिलता है और ये सबसे कठिन है। एक बागड़ी भाषा को आपकी भीलों की भाषा भी बोलते हैं, ठीक है, कि अपने दक्षिणी उदयपुर में, डूंगरपुर, आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में बोली जाती है, इसलिए इसे भीलों की भाषा भी कहते हैं, ठीक है। हाड़ौती की बात हो गई, बागड़ी की बात हो गई, तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं थी जिनसे प्रश्न बनते हैं। अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा उपबोलियों से पूछा जाएगा और उसका क्षेत्र आपसे सुमेलित कर लिया जाएगा। तो ये सभी आपकी महत्वपूर्ण बोलियां थी, सभी को आपको नोट्स बना लेने हैं, मैप की सहायता से बनाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।